डॉक्टर त्रिवेदी, एक बात ये तो हुई कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, ये बहुत बहुत ध्यान में रखने की बात है। इसके साथ एक बात और आती है फिर, वो ये कि मान लीजिए प्लान नहीं किया और प्रेगनेंसी हो गई है, तब क्या करें उसके बाद? हाँ, ठीक है, अगर प्लान नहीं किया तो भी हमेशा हर चीज़ का इलाज है। तो तब जितनी जल्दी हम चेकअप करा सकें, किसी को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो प्रेगनेंसी टेस्ट अवेलेबल है, यूरिन टेस्ट करने में किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं, और जैसे ही पीरियड मिस होता है तो टेस्ट कर लें, और जैसे ही टेस्ट करने से पता चले कि प्रेगनेंसी है तो इमीडिएटली चेकअप कराएं। और अगर अपने आप ना भी करना चाहें प्रेगनेंसी टेस्ट, तो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना चेकअप करा लें और पता चल जाएगा प्रेगनेंसी है। और अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो हम वही कार्यक्रम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, पूरी हिस्ट्री लेंगे, पूरा एग्जामिनेशन करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अगर डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ से बड़ा देखा गया है कि बच्चे पे अगर प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी से पहले अगर ब्लड शुगर्स बहुत एबनॉर्मल हैं तो बच्चे में फिर बहुत सारी अंदरूनी खराबियां आ जाती हैं। तो अगर हम ब्लड शुगर अभी भी कंट्रोल कर लेते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, तो हम इन खामियों को से दूर रह सकते हैं। तो पूरा चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, पूरी हिस्ट्री, पूरा एग्जामिनेशन और टेस्ट करा लेते हैं। और बाद में हमें डेट भी पता रहेगी कि कब से प्रेगनेंसी शुरू होगी। नहीं तो बाद में आप 3 महीने या 6 महीने बाद आते हैं तो आपको डेट भूल जाती है, फिर हम पता नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट प्रेगनेंसी की डेट क्या है। सो शुरू में एज सून एज पॉसिबल, जैसे आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, पूरा चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर त्रिवेदी, 2 कंडीशंस हुई, एक वो महिलाएं जो नॉर्मल हैं और दूसरी महिलाएं जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है। तो जिन्हें जो मेडिकल कंडीशन होती है उसमें आमतौर पर क्योंकि डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी उनको ये रहता है कि डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवा लें। लेकिन वो महिलाएं जो वैसे नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, तो डॉक्टर के पास जाने की या जाँच करवाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली प्रेगनेंसी नॉर्मल चीज़ है, जिसको हम भी डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं, फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है। और अधिकतर प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, डिलीवरी नॉर्मल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमारा एम ये है कि जिसमें प्रॉब्लम होती है उसको हम जल्दी डिटेक्ट करें और पूरा ट्रीटमेंट दें। जैसा कि आपने मोर्टेलिटी की बात की थी, तो बहुत सी महिलाएं नॉर्मल घर में डिलीवर भी करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसका अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो वो फिर जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है जो नॉर्मल महिला भी है वो भी अपना चेकअप कराए। आजकल तो हम कहते हैं हर व्यक्ति को अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं कि हम जब बीमार पड़ जाएं तब हम जाएं, पहले हेल्दी स्टेट में ही हम अपना चेकअप कराएं। सो जो हेल्दी महिलाएं हैं वो भी चेकअप कराएं। सिंपल से चेकअप होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डॉक्टर के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स क्या, इवन नर्सेज भी कर देती हैं, आजकल ट्रेन कर रहे हैं सबको, स्किल बर्थ अटेंडेंट्स, एंड उनको बताया जाता है प्रेगनेंसी में क्या क्या चेकअप करना है। तो वो छोटी सी चीज़ है। आई थिंक हर महिला को ज़रूरी है कि वो एक ज़रूर हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट में आए। डॉक्टर अर्चना, कौन सी वो महिलाएं आप मानेंगी जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं और जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल समय समय पर और बहुत रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत होनी चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो उम्र, जो 20 साल से कम की उम्र की महिलाएं हैं, अगर 35 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, उन्हें हम रिस्क ग्रुप में मानते हैं। इसके अलावा अगर महिला का ब्लड प्रेशर या उसे कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो हम उसे हाई रिस्क केस मानेंगे। अगर पहले 3 महीने में ही कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है या कोई इन्फेक्शन है तो ये भी हाई रिस्क केसेस ही माने जाएंगे और इनको रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और जिन महिलाओं की हाइट अगर कम है, वो शॉर्ट हाइट की महिलाएं होती हैं, उनको भी रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी होता है। जी, यही बात डॉक्टर झा आपसे हम ये जानना चाहेंगे। अभी उम्र को लेकर बात आ गई है कि 35 वर्ष से अगर अधिक उम्र है किसी महिला की तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब कोई थायराइड या डायबिटीज़ की कंडीशन हो तो क्या उसमें भी उम्र का रोल आ जाता है क्या? डेफिनेटली यस। मतलब ये कॉमन, जहाँ तक थायराइड है इतना असर नहीं करता है, जहाँ तक डायबिटीज़ है बहुत ही कॉमन हो गया है। लगभग शहरों में तो अब तक 20% प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज़ की इंसिडेंस पाई गई हैं।
तो लगभग आपसे जरा हम ये समझ लें यहाँ पर, ये डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है या ये इससे कुछ रिश्ता है, जरा ये जरा। बेसिकली डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब हम लोग 2 तरह की डायबिटीज बोलते हैं। आपको पहले से डायबिटीज हो, क्योंकि हमारे देश में 8 से 10 करोड़ की जनसंख्या को डायबिटीज है। टाइप 1 एंड टाइप 2 की टाइप 2। तो अगर आपको डायबिटीज है और आप प्रेगनेंसी होना चाहती हैं, तब तो एक बहुत बड़ी कंडीशन है, जिसको आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा जी। मोस्ट लाइकली 99% चांसेस यही है कि अनटिल आप इसको वेट लॉस करके आप प्रेग्नेंट हो तब अच्छी बात है। लेकिन आपको डायबिटीज़ पहले से है तो अपने डॉक्टरों को इलाज कराएं, फिजिशियन से, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मिलें और तब आप अपने प्रेगनेंसी प्लान करें। वो तो बड़ा क्लियर कट कंडीशंस हैं जो हमने हाईलाइट कर रहे हैं जी। लेकिन एक बड़ा मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिसको 20% हम लोग बोलते हैं कि शायद अगर आप ओवरवेट हैं, जो आपको 24 से 28 वीक में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ये अर्ली पार्ट में भी हमारे देश में पाने लगे हैं, लगभग 8 से 10 वीक में ही मिलने लगे हैं, क्योंकि टेस्ट हम लोग 8 वीक्स में ही करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बिकॉज आपने जैसे कहा कि हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और दो फिजियोलॉजिकल है, लेकिन ये प्रेशर पड़ता है बॉडी के सिस्टम पे, डिफरेंट हार्मोन्स पे, और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप ओवरवेट हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो आपको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको उम्र ज़्यादा है तो रिस्क और ज़्यादा है। क्योंकि हमारे देश में आजकल रिलेटिवली लिटिल लेट प्रेगनेंसी होने लगे हैं, खासकर शहरों में, तो ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये टेस्ट कराएं। आप जिस लेवल पे जो फिजिशियंस में जो भी एप्लीकेबल टेस्ट होते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं या OGTT टेस्ट कराएं, वो टेस्ट कराने ऑलमोस्ट हर एक हिंदुस्तानी प्रेग्नेंट वुमेन को जरूरी है जी। और जो भी लोकल प्रेवलेंट टेस्ट है वहाँ पे वो जरूर टेस्ट कराएं जी। थायराइड के बारे में बताऊँ कि अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप लगभग 500 रुपये अमाउंट टेस्ट हो सकते हैं, आप थायराइड टेस्ट कराएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप जरूर थायराइड टेस्ट कराएं। कितनी बार टेस्ट कराना चाहिए किसी महिला को? देखिए, ये ग्लूकोज टेस्ट तो मुझे लगता है कि अगर प्रेगनेंसी के पहले प्रोफेसर त्रिवेदी ने हाईलाइट किया तो कराना जरूरी है। यूरिन टेस्ट कराने तो कम से कम, ये तो बड़ा इसेंशियल ही है कम से कम। और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर पहली बार जो चेकअप हो रहा है उस समय हो जाए, और एक बार थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाए, 24 से 28 वीक्स में हो जाए ग्लूकोज टेस्ट, तो जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट टाइम एक बार थायराइड टेस्ट हो जाए तो एक अंदाज़ा अच्छा चल जाता है। अगर उस समय हो जाए तो गुड इनफ है, नहीं तो एक बार फिर बाद में हो जाए। लेकिन एक बार थायराइड टेस्ट हो जाना शायद अच्छा होता, लेकिन हमारे पूरे देश में इसको एप्लीकेबल करना एक कॉस्ट इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँगा। जी डॉक्टर त्रिवेदी, थायराइड और डायबिटीज़ की बात कही डॉक्टर झा ने, इसके अलावा कौन सी और कॉम्प्लिकेशंस हैं या कौन सी कंडीशन है जिनके होने पर महिला को गर्भावस्था में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बहुत सारी कंडीशंस हैं। एक नॉर्मल है, उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन जिस महिला को पहले से ही कोई प्रॉब्लम है उसमें तो नेचुरली है कि ज़्यादा। तो पहले नॉर्मल की बात कर लें, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, द फीमेल इज हेल्दी, क्या कंडीशंस होंगी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो? एक्चुअली प्रेगनेंसी से रिलेटेड पहले तो हम ब्लड प्रेशर का ही कहा करते थे कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, जेस्टेशनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। सो हम उसको बहुत महत्व देते थे कि अपना समय समय पे ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। और इसका एक साइन ये भी होता है, स्वेलिंग हो जाती है पूरे बॉडी पे। पाँव में तो नॉर्मली हो जाती है बहुत सारी महिलाओं को, बट इसमें सारी बॉडी पे, पेट पे, हाथों में सारे स्वेलिंग हो जाती है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इसमें दौरे भी पड़ जाते हैं कभी कभी, तो इसका हम स्पेशल ध्यान रखते थे। बट आजकल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है, तो इसका ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की, क्योंकि प्रेगनेंसी शायद अपना शुगर बढ़ा के बच्चे को अच्छा रखना चाहती है, लेकिन हमारी एशिया के लोगों को, इंडियन को, वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़। तो उस दौरान प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, बाद में फिर कईयों में तो नॉर्मल आ जाती हैं शुगर्स। तो ये तो दो मेन चीज़ें हुई। उसके बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अर्चना ने, कि एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाती है कभी कभी। नॉर्मल वॉमिटिंग, नॉजिया हम मानते हैं, बट अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये ब्लीडिंग कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो फिर माँ की स्वास्थ्य पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और अगर उसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो उसकी जान भी खतरे में आ जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो महिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती हैं, और जिसका उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए है जी। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पूनम जी। पूनम जी, अलवर से आपका स्वागत। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाह रही थी प्रेगनेंसी में देखभाल कैसे की जाती है। पूरा कार्यक्रम पूनम जी इस पर है, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, विस्तार से आप जान पाएंगी कि किस तरह से की जाए प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल जी। और इस समय हमारे पास कई ईमेल्स भी हमारे दर्शकों के आ गए हैं। उमा हैं, उन्होंने एक बात जाननी चाहिए। अभी आपने वॉमिटिंग की, उल्टियों की आपने बात कही,
ये लिख रही हैं कि इनको 8 हफ्ते का गर्भ है और इनको अभी वॉमिटिंग की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है दिन भर में। इसके अलावा इनको कुछ डाइजेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है, गैस वगैरह इस तरह की कुछ और समस्याएं हैं। तो वॉमिटिंग की जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा, उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी सी नॉर्मल ही होती है ये वॉमिटिंग की फीलिंग। अगर इनको वॉमिटिंग नहीं हो रही तो मैं सोचती हूँ इनको सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए है। डाइट में ये है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं, ना कि बहुत हैवी एक साथ खाएं, और हल्की चीज़ें खाएं। तला हुआ खाना कम कर दें और उबली हुई चीज़ें, थोड़ा फल, और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती रहें। उससे ये एडजस्ट कर लेंगी। जहाँ तक इनको अगर वॉमिटिंग नहीं है तो मैं कहूँगी कि कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही उनका ठीक हो जाएगा। सिर्फ अपनी डाइट की मॉडिफिकेशन उनको करने की ज़रूरत है, उससे उनकी गैस की प्रॉब्लम और ये नोजिया जो उनको हो रहा है, वॉमिटिंग की फीलिंग, वो हट जाएगी। कौशल अग्रवाल का ईमेल है और आप तीनों से बारी बारी से हम चाहेंगे। डॉक्टर अर्चना, आपसे शुरू करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिला को एंटीबायोटिक्स कौन से हैं जो अवॉइड करने चाहिए और क्यों अवॉइड करने चाहिए? तो एंटीबायोटिक्स ही नहीं बल्कि तमाम वो दवाइयां जो नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टरी सलाह के, बताइए। बिना डॉक्टरी सलाह के तो प्रैक्टिकली कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। बुखार के लिए भी नहीं? बुखार के लिए भी मैं समझती हूँ कि क्रोसिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल सेफ है, उसे ले सकते हैं। अच्छा। एंटीबायोटिक्स में भी सिफलेक्सिन ग्रुप की कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम लोगों को ज़रूरत होती है तो हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंगली। बट अदरवाइज मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए और दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान ज़्यादातर आयरन, फोलिक एसिड, इस प्रकार का और डाइट का कंट्रोल और इन्हीं चीज़ों से इसको इम्प्रूव करना बेटर रहता है। और एंटीबायोटिक्स अगर बहुत ज़रूरी होती हैं तो डॉक्टर को आप सलाह लें और वो अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक्स जो लिखेंगे वो लेना चाहिए। क्विनोलॉन्स एक्सक्लूसिवली मना होती हैं। अच्छा। और काफ़ी ड्रग्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। तो बिना सलाह के, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी है। डॉक्टर त्रिवेदी, ये बात बताइए, आपने ये बताया था शुरू में ही कि शुरुआती जाँच बहुत ज़रूरी है जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो कुछ आपने बीमारियों का नाम भी लिया था। तो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी होगा। तो टीकाकरण और कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि 9 महीने का समय बहुत लंबा होता है, कभी वायरल हो सकता है, कुछ और बीमारी हो सकती है, क्या करें ऐसे में? टीकाकरण प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लिए जाते मोस्ट ऑफ द इंजेक्शन, स्पेशली जो लाइव उसके होते हैं। और जैसा मैंने रुबेला का जिक्र किया था, उसमें ये ज़रूरी है कि उसके इमीडिएटली बाद प्रेगनेंसी नहीं हो, कम से कम 3 महीने का उनको गैप देना चाहिए रुबेला की वैक्सीनेशन। बाकी वैक्सीनेशंस तो यूजुअली बचपन में हो जाती हैं, जैसे डीपीटी वगैरह है, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं होती। और टेटनस टॉक्साइड की एक वैक्सीनेशन होती है जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते हैं। अच्छा। वो सेफ होती है। तो प्रेगनेंसी से पहले अगर रुबेला आप लगवा रहे हैं तो 3 महीने का गैप देना चाहिए। और जो दवाइयों के बारे में बात हुई कि जो नहीं लेनी है, दवाइयाँ तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। और एंटीबायोटिक्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि बिना डॉक्टरी सलाह के किसी को भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए है। इससे हम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। आज हमें वो इफेक्टिव होती है, कल वो हमें नहीं होगी, हमारे बच्चों को भी इफेक्टिव नहीं रहेगी एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए हमें, मतलब कभी कहना ही नहीं चाहिए कि एंटीबायोटिक्स हम ऐसे ही ले लेंगे। हमें हर एंटीबायोटिक से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस की बात होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स कौन सी लेनी चाहिए। ये तो कोई पेशेंट्स बिना कोई भी दवा, कोई भी पेशेंट एक्सेप्ट पैरासीटामोल कोई लेनी नहीं चाहिए, ना मिलनी चाहिए, ना किसी को पूछना चाहिए सवाल। जी